नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं आपसे इतिहास विमर्श में, वह उसका विषय है परियोजना कार्य, यानी प्रोजेक्ट राइटिंग। किस प्रकार से हम प्रोजेक्ट वर्क करेंगे उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, इस सभी में जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, जो कोर्स का निर्धारण किया गया है, उसमें पर्यावरण जो परियोजना कार्य है, वो परियोजना कार्य एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इस परियोजना कार्य के साथ साथ कुछ और भाग हैं जिनमें से आप किसी एक को चुन सकते हैं अपने लिए, जिसमें इंटर्नशिप भी है, सामुदायिक कार्य भी है, सोसाइटी इंगेजमेंट। इनमें से भी आप कोई कर सकते हैं या परियोजना कार्य कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में, ये वीडियो आप देखेंगे, इसमें मैंने परियोजना कार्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, क्या क्या करने हैं, उसका पूरा डिटेल इसमें बताया है कि किस प्रकार से हम परियोजना कार्य करेंगे। कुछ विद्यार्थियों का ऐसा कहना था कि एक उदाहरण देके आप हमें समझाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हमें जो P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, उन पेजेस में क्या लिखना है, उस तरीके कैसे रिपोर्ट तैयार करनी है, और जब हम P4 में अपनी फाइनल रिपोर्ट 5000 शब्दों की लिखेंगे, उसके डिजाइन कैसे किया जाएगा, जो उसकी अनुक्रमणिका है उसे हम कैसे, किस हिसाब से हम 3 अध्याय उसमें बांटेंगे। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करना चाहता हूं आप सबसे। आप सभी से मेरा निवेदन यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने के बाद आप निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, और जहां जहां आपको ऐसा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे एमपी हायर एजुकेशन की साइट पर जब आप जाएंगे तो वहां से आप जो प्रपत्र में इसमें आपको दिखाने वाला हूं, G1, G2, G3, G4 और P1, P2, P3, P4, ये पेपर्स में जो आपको दिखाने वाला हूं, जो आपके परियोजना कार्य का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उनमें क्या हमें करना है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी, उस रिपोर्ट में आपको क्या लगाना है, किस प्रकार से उसको करना है, वह भी आप इसमें आराम से कर सकते हैं। वो आपको इसमें जानकारी मिलेगी। आज मैं आपको एक इस प्रकार की जो परियोजना कार्य जो पहले एक विद्यार्थी ने किया है 2010 में, उसके बारे में भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी अपने परियोजना कार्य को पूरा कर सकता है। लेकिन यहां मैं आपसे चर्चा साफ साफ करना चाहूंगा कि ये परियोजना कार्य जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये कंप्यूटर पे प्रिंटेड है। आपको जो अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, यह पूरी की पूरी आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है, सुंदर आलेख में सजाकर। A4 साइज का आप पेपर लें, कोशिश करें कि वो बिना लाइन वाला हो, और उसमें एक साइड खाली रखें और एक साइड उसको लिखें आप, पर्याप्त स्पेस देके, और उसमें साइड में जो साइड लाइन है उसको ऐसा इतना स्पेस छोड़ें उसमें कि हम उसको पंच करके अपनी फाइल में लगा सकें। इतना आपको स्पेस उसमें देना है। तो आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं ये परियोजना कार्य क्या है और हम इसमें विषय का चयन कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है इसका, परियोजना कार्य का या प्रोजेक्ट का, उसमें सबसे पहला कार्य है विषय का चयन। तो विषय का चयन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने जो मार्गदर्शक हैं, जो टीचर्स हैं हमारे कॉलेज के, जिनके अंडर में हम काम कर रहे हैं, उनके पास हम जाएंगे। हम समूह में काम करना चाहें तो 4 से 6 बच्चे भी इकट्ठा काम कर सकते हैं, और अकेला अगर आप काम करना चाहें तो अकेले भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को 2 तरह से तैयार किया जा सकता है। एक संस्थान के माध्यम से, यानी कहीं संस्थान में या किसी अन्य संस्था में आप जाकर उस रिपोर्ट को देख सकते हैं, वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं वहां जाकर। और एक है आपका सर्वेक्षण, आप स्वयं जाके सर्वेक्षण करें। तो 2 प्रकार से आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यदि आप किसी संस्था का उपयोग करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए इतिहास का कोई विद्यार्थी है और वो किसी संग्रहालय पे काम करना चाहता है, तो पहले आपको काम करने से पहले
अपने महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब से एक पत्र लिखवाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं G1। ये प्रोफार्मा देखिए आप, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये दिखाया था और इसमें फिर दिखा रहा हूं। ये G1 फॉर्म जो है, इसको कंप्लीट करके और अपने प्राचार्य की सिग्नेचर और सील के साथ, महाविद्यालय की सील के साथ, महाविद्यालय के लेटर हेड पर ये जाएगा। और आप जिस जगह काम करने जा रहे हैं, जैसे मान लो संग्रहालय में जा रहे हैं आप बीथिका का अध्ययन करने, तो वहां आपको ये देना होगा और उनसे अनुमति लेनी होगी। जो वहां के संग्रहाध्यक्ष हैं, उनसे अनुमति लेनी होगी कि सर मैं काम करना चाहता हूं, मैं माधव महाविद्यालय या किसी अन्य महाविद्यालय का, जिसके भी आप महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, उस विद्यालय का छात्र हूं। ये प्रिंसिपल का पत्र है। उस पत्र को देखकर अगर संग्रहालय अध्यक्ष आपको परमिट करते हैं कि हाँ आप हमारे यहाँ काम कर सकते हैं पूरे 7 दिन या आंशिक रूप से 15 दिन, तो वो आपको G2 फॉर्म भर के देंगे। ये देखिए, ये है फॉर्म जो सहमति पत्र के रूप में है। ये उस संस्थान का सहमति पत्र है, जिसमें भर के वो आपको ये बताएंगे कि आप यहाँ काम कर सकते हैं और उन्हें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सहमति पत्र भी आप लेके अपने प्राचार्य के पास वापस जाएंगे और उनसे फिर तीसरा एक G3 फॉर्म लेकर आएंगे। ये है G3 फॉर्म। ये G3 फॉर्म आप लेके आएंगे और इसको भरने के बाद आप उसी संस्थान में, जैसे संग्रहालय में जा रहे हैं तो संग्रहालय में ही जाके आप इसको सबमिट करेंगे और वहां जाकर काम करेंगे। जब आपके पूरे 7 दिन हो जाएंगे या आंशिक रूप से 15 दिन हो जाएंगे, तब आपको G4, ये वाला फॉर्म देखिए आप, ये होता है फीडबैक फॉर्म। ये वो संग्रहालय अध्यक्ष जो हैं, जहां आपने काम किया या जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं, वो इसको भर के देंगे आपकी हाजिरी के बारे में कि आपकी उपस्थिति इन दिनों 10 दिन, 15 दिन या 7 दिन क्या रही, या आपका लोगों के साथ व्यवहार क्या रहा, आपने संग्रहालय में लोगों के साथ अपना किस प्रकार से बातचीत की, कैसे सीखा, वो सारा इसमें डिटेल भर के वो आपको देंगे। ये जो G3 फॉर्म है, इस G3 फॉर्म को G4 फॉर्म को, इसको लेके आप जाएंगे प्राचार्य जी के पास और कहेंगे मेरा काम पूरा हो गया है। और उसके बाद आप अपने परियोजना अधिकारी, जो आपके गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं, उनको वो फॉर्म सबमिट करेंगे। जब ये फॉर्म सबमिट आप करेंगे, तब तक आपकी 3 P3 वाली जो रिपोर्ट है वो बन चुकी होंगी। P1, P2, P3, ये 3 रिपोर्ट आपको 500 शब्दों में उसमें लिखना है। ये देखें P4 फॉर्म, P1 फॉर्म। इस P1 फॉर्म में आपको किस तरह विषय का चयन किया, पहले क्या काम हुआ, आप क्या नया काम करने वाले हैं, ये सारी जानकारी इसमें देनी। ऐसे P2 में आपको, ये P2 फॉर्म है, इस P2 फॉर्म में आप देखेंगे तो इसमें आपको जानकारी देनी है कि आपने जो काम किया था उसके कितने लर्निंग आउटकम्स निकल के आए, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी, जाना, वो सारी चीज़ें इनमें जो कॉलम दिए हैं उनके हिसाब से लिखना है। और ये है P3 फॉर्म, जिसमें आपको आपके निष्कर्ष लिखने हैं, आपकी कठिनाइयाँ लिखनी है, कोई सुझाव है तो सुझाव लिखने हैं। ये सब लिख के आपको सबमिट करने हैं। 500 शब्द की जो रिपोर्ट है वो आपको अपने जो गाइड हैं, परियोजना मार्गदर्शक हैं, प्रोजेक्ट के जो आपके निदेशक हैं, उनके साथ इसको सबमिट करना है। इन 3 रिपोर्ट को, इन 3 रिपोर्ट में से वो कोई 2 बेस्ट रिपोर्ट आपकी निकालेंगे। उनमें से वो आपको 50 अंकों में से आंतरिक मूल्यांकन उसका करेंगे। तो 50 अंक आपके गाइड के हाथ में, जो आपको अंक देने वाले हैं। इसमें यदि आप समूह में काम कर रहे हैं, एक ही स्थान पर काम कर सकते हैं, समूह में काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो रिपोर्ट हैं, जो 500 शब्दों की आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, ये रिपोर्ट आपकी अलग अलग होंगी। आप, क्योंकि सबका नज़रिया अलग होता है व्यवस्था को देखने के लिए। अगर आप संग्रहालय में काम कर रहे हैं तो वहाँ कई सारी बीथिकाएँ हैं। उन बीथिकाओं में जो आप काम कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले हो सकता है मूर्तियों को देखा हो, किसी ने सिक्कों को देखा हो, किसी ने कोई आर्ट को देखा हो, फाइन आर्ट को देखा हो, तो वो अपने अपने हिसाब से उसको डिजाइन करेगा। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक साइकिल का। अगर 4 लड़के साइकिल की परिभाषा करते हैं, साइकिल के ऊपर कुछ एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहते हैं, तो एक उसको सीट कवर से शुरू करेगा कि साइकिल पर एक सीट होती है, एक हैंडल होता है, 2 उसके टायर होते हैं, चेन कवर होता है। एक उसको चेन कवर से स्टार्ट कर सकता है कि साइकिल में चेन कवर होती है, पेडल होते हैं, उससे साइकिल आगे बढ़ती है, 2 पहिए होते हैं, ऊपर सीट होती है, हैंडल होता है। कोई उसे हैंडल से भी शुरू करता है कि हैंडल होती है, फिर सीट होती है, चेन कवर होता है, पहिए। कहने का मतलब ये है, हर व्यक्ति साइकिल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसका दृष्टिकोण, नजरिया अपना अपना है। तो ऐसी जो आप 500 शब्द की रिपोर्ट लिखने वाले हैं P1, P2 और P3 में, ये सारी रिपोर्ट आपकी अपनी होनी चाहिए। इसमें मौलिकता होनी चाहिए, ये सबसे पहली शर्त इसमें है। आप इसके नियम कायदे देखेंगे और पहला वीडियो जो मैंने परियोजना से संबंधित बनाया उसे देखेंगे, उसमें मैंने खुल के इसके बारे में बताया है
कि ये मौलिक कार्य होना चाहिए और इसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ये कार्य मेरा मौलिक है, और आपके सर्टिफिकेट से ही काम नहीं चलेगा। जो आपके मार्गदर्शक हैं वो इसकी पुष्टि करेंगे कि हाँ, ये वाला जो कार्य है वो इस बच्चे का मौलिक कार्य है। तो ये पुष्टि भी आपको और आपके परियोजना अधिकारी को करना है। तो नकल नहीं कर सकते, एक दूसरे की नकल नहीं कर सकते। वो आपको अपने अध्ययन के आधार पर, आपने उसके बारे में क्या जानकारी जुटाई, कहाँ से जुटाई, किससे आपने साक्षात्कार किया, क्या किया, वो सारी चीज़ें आपको उसमें स्वयं लिखनी है। 4 लोग एक विषय ले सकते हैं, 6 लोग एक विषय ले सकते हैं। समूह में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन रिपोर्ट अलग अलग सबमिट करनी होगी। और इसके ही आधार पर जब आप फाइनल P4 रिपोर्ट लिखेंगे, वो 5000 शब्दों की होगी। हैंड राइटिंग में लिखना है आपको, वो आपको स्वयं स्वहस्तलिखित होनी चाहिए। वो किसी प्रकार से कंप्यूटराइज या टाइप की हुई नहीं होनी चाहिए। और उसमें जो पहला पेज, मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो फ्रंट पेज है वो आप कंप्यूटर से टाइप करा सकते हैं कि आपका विषय का, जो आपने परियोजना का विषय लिया है, शीर्षक है, वो क्या है और किस क्लास के लिए है, किस सत्र में हो, सन क्या है, कौन के मार्गदर्शन में आप काम कर रहे हैं, आप स्वयं का नाम क्या है, यानी जो परियोजना कार्य कर रहा है उस व्यक्ति का नाम क्या है, किस कक्षा में वो पढ़ रहा है, उसका रोल नंबर क्या है, अनुक्रमांक क्या है, किस महाविद्यालय का छात्र है और किस विश्वविद्यालय का छात्र है। ये आपको फ्रंट पेज पे लिखना है। मैं भी आपको वो दिखाऊंगा। वैसे पिछले वीडियो में मैंने वो पेज आपको शो किया है, जिससे आप उसको देख सकते हैं। तो आपको अपना ये पेज छोड़ के बाकी सारे पेपर जो हैं हैंड राइटिंग में लिखने हैं। और इसमें जो अन्य पेपर लगेंगे, जैसे आपका घोषणा पत्र है, विद्यार्थी का घोषणा पत्र है, मार्गदर्शक का घोषणा पत्र है, आपका आभार है, जो आपने आभार दिया है, आभार भी आपको लिखना है। अपने माता पिता के प्रति आभार कि उन्होंने आपको पढ़ने के लिए मौका दिया, अपने मित्रों के लिए आभार क्योंकि वो उन्होंने आपकी पढ़ाई लिखाई में आपका सहयोग किया, अपने शिक्षकों का आभार जिन्होंने आपका समय समय में मार्गदर्शन किया, आपके मार्गदर्शक का आभार क्योंकि उनके निर्देशन में ही आप काम कर रहे हैं, और जहां आप काम करने जा रहे हैं उस संस्थान के जो निदेशक हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका भी आभार, उनके कर्मचारियों का भी आभार कि उन्होंने आपके साथ बड़ा पॉजिटिव व्यवहार रखा और आपको काफ़ी कुछ सिखाया। तो ये हमें इस रिपोर्ट में आभार के रूप में भी लिखना है और नीचे अपना नाम लिखना है। इसके अलावा जो आपने पहले अनुमति पत्र, वहां से जो सहमति पत्र मिला है G2 नंबर का, ये वाला फॉर्म देखिए आप, ये जो G2 है, ये जो आपको वहां से लिख के देंगे कि हाँ ये बच्चा काम कर सकता है, ये वाला पत्र भी आपको इसी रिपोर्ट के साथ सबमिट करना है। और ये जो पत्र आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने फीडबैक फॉर्म दिया है आपको, चौथा G4, ये G4 भी देखिए आप, ये G4 पत्र भी आपको अपनी इस परियोजना कार्य की फाइनल रिपोर्ट के साथ, जिसमें आप 5000 शब्द का अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं, उसके साथ इसको भी अटैच करना है। और जब ये लग जाएगा उसके बाद अनुक्रमणिका आएगी, और अनुक्रमणिका के ठीक बाद में आपका 5000 शब्द की जो आपकी रिपोर्ट है वो आएगी, और उसके पीछे P1, P2, P3, ये 3 रिपोर्ट जो आपने 500-500 शब्दों की लिखी है, ये भी आएगी। तो ऐसे आपकी एक पूरी फाइल तैयार हो जाएगी, जिसके आधार पे आपको बाह्य परीक्षक जो है वो आपका मूल्यांकन करेंगे। आंतरिक मूल्यांकन आपका पहले ही हो चुका होगा। P1, P2 और P3 में से जो बेस्ट में 2 रिपोर्ट हैं, उनमें से आपका मूल्यांकन हो चुका होगा। तो ऐसे 100 नंबर का आपका ये पेपर है। अब हम इसको देखें करना क्या है इसमें। जैसे उदाहरण के लिए ये मैं आपको एक डिजर्टेशन दिखा रहा हूं, इसी प्रकार का परियोजना कार्य है। ये देखिए, ये इसका पेज देखिए, फ्रंट पेज है, जो ग्वालियर नगर के प्रमुख धार्मिक स्थलों का ऐतिहासिक परिचय। इस पे एक बालक ने काम किया है, हालांकि 2010 का काम है, और इसने ये काम किया है MA तृतीय सेमेस्टर में, उस समय उसने ये काम किया है। इसमें ये मार्गदर्शक का नाम भी लिखा है, अनुसंधित्सु, यानी जो काम करने वाला विद्यार्थी है, आप यहाँ अपना विद्यार्थी भी लिख सकते हैं नाम, तो उसका नाम भी लिखा है, उसकी क्लास लिखी है, और नीचे अध्ययन केंद्र के रूप में कॉलेज का नाम लिखा है। अब आप अगला पेज देखिए, आप इसमें ये अगला पेज आप आएंगे तो इसमें इन्होंने दिया है ये विद्यार्थी का घोषणा पत्र, और विद्यार्थी के घोषणा पत्र के बाद लगा है मार्गदर्शक का घोषणा पत्र। ये भी देखिए, आप देखते जाइए। और इसके बाद इस रिपोर्ट में है आभार प्रदर्शन, कृतज्ञता ज्ञापन, यानी आप किसी के प्रति कितने कृतज्ञ हैं इस काम को करने के लिए, ये भी लगा है रिपोर्ट में। और इसके बाद फिर आता है अनुक्रमणिका। ये अनुक्रमणिका है, ये देखिए आप, अनुक्रमणिका ये दिखाई दे रही है आपको। इसमें जो मार्गदर्शक का प्रमाण पत्र है, छात्र का घोषणा पत्र है,
उसके बाद आभार प्रदर्शन है, इसमें और भी कुछ चीज़ें प्राकथन वगैरह हैं, उनकी आपको आवश्यकता नहीं है। और आपको इसमें कुछ ऐड करना है, जैसे आप जो G2 फॉर्म ऐड करेंगे और G4 फीडबैक फॉर्म भी इसमें ऐड करेंगे, तो वो एडिशनल आपको इसमें 2 पेपर जुड़ जाएंगे। और इनको जो पृष्ठ क्रमांक दिया है, यहाँ देखिए आप, ये रोमन में दिया है, तो रोमन 1 2 3 4 5 6 जो भी आपके पेजेस हैं वो यहाँ लिखेंगे आभार तक। और उसके बाद हम जो 3 अध्याय लिख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय, उनमें अब हम जो लिखेंगे वो 1 से लेके 51 या 52 से लेके 55 पेज, ये इसमें जो लिखे हुए हैं, इसी तरीके से हम अपनी पेजिंग करेंगे। अध्याय 1 से 10, अध्याय 2 11 से 20, अध्याय 3 21 से 40। तो ऐसे आप इसमें पेजिंग अपने काम की करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। इसके अलावा अब मैं ये उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ, केवल उदाहरण, आप इसको विषय के रूप में भी बना सकते हैं। जो इतिहास के विद्यार्थी मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जैसे ग्वालियर नगर के प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का वर्णन इसमें जो किया गया है, तो हम इसमें कई सारे, इसमें जो वर्णन है वो अलग अलग संप्रदाय का है, जिसमें वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, इस्लाम भी है, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, अलग अलग। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी एक पार्ट को भी ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ग्वालियर के प्रमुख माता मंदिर, अब ये इनसे फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट कार्य करने में फ़ायदा पहले बताना है, लाभ बताना है, रोजगार के आधार बताना है, ये सब बताना है। तो अगर हम प्राचीन काल में जाएं, हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो देशाटन की भारत में परंपरा रही है। जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने धार्मिक देशाटन को बढ़ाने के लिए, धार्मिक आधार पर देशाटन लोग करें, एक दूसरे से मिलें, एक पूरी भारत की संस्कृति को पहचानें, एक दूसरे के लिए रोजगार के अवसर बनाएं, इसलिए उन्होंने पूरे भारत में 4 तीर्थों की स्थापना की। और उन 4 तीर्थों में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब, पूरब से पश्चिम सभी लोग जाएं और उन चीज़ों को, चाहे गंगा सागर हो, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, द्वारिका हो, जगन्नाथपुरी हो, रामेश्वरम हो, इस प्रकार के जो तीर्थ हैं वो सभी संस्कृतियों को मिला जुला एक अवसर प्रदान करते हैं जानने का। और जब एक टूरिस्ट निकलता है कभी भी, चाहे वो धार्मिक टूरिस्ट हो या साधारण टूरिस्ट हो, किसी ऐतिहासिक प्लेस को देखने जाता है, तो वो कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर छोड़ता है। तो इस देशाटन की व्यवस्था में भी रोजगार के अवसर हैं। तो वो रोजगार के अवसर कैसे, अब हम देखें उदाहरण के लिए, अगर माता मंदिरों का हमने उदाहरण दिया, किसी भी नगर के, आप जिस नगर में रहते हैं वहाँ 8-10 देवियों के मंदिर होंगे, नवदुर्गाएं भी आने वाली हैं, तो आपने प्रमुख देवियों के मंदिर जो वहाँ प्रमुख हैं उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। जैसे अगर हम ग्वालियर के देवी मंदिरों की बात करें, तो जैसे मांडरे की माता हैं, ये यहाँ के ग्वालियर के जो शासक थे, सिंधिया शासक, उनकी कुल देवी हैं। इनका वर्णन कर सकते हैं, कब स्थापना हुई, कैसे स्थापना हुई, कब कब मेले लगते हैं, कितने लोग आते हैं, कितने प्रसाद वाले आते हैं, कितने झूले वाले आते हैं, कितने चाट पकौड़े वाले आते हैं, कितने टेम्पो टैक्सी वालों को रोजगार मिलता है, कितने साइकिल स्टैंड वालों को रोजगार मिलता है, कितने गुब्बारे और अन्य खिलौने वालों को रोजगार मिलता है, और इसमें लगभग कितने लोग आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने। साल में 2 बार प्रत्यक्ष नवरात्र आते हैं और 2 बार परोक्ष रूप से, तो कितने लोगों को नवरात्र में इस मंदिर के माध्यम से रोजगार मिलता है। ऐसे ही आप भेलसे वाली माता हैं, नहर वाली माता हैं, शीतला माता हैं और तमाम। तो उन अलग अलग मंदिरों का आप इस प्रकार से पूरी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, P1 P2 P3। आपको पहले पूरी आपको खाका खींचना पड़ेगा कि आपको किस विषय में काम करना है, फिर उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। उस स्थान पर गए तो वहाँ का फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं, वहाँ का जो पुजारी है आप उससे भी चर्चा कर सकते हैं। कोई अभिलेख वहाँ लगा हुआ है, कोई जानकारी वाला अगर शिलापट है, तो आप शिलापट का भी उल्लेख कर सकते हैं, कितने वर्ष पुराना है, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, कितने लोगों को उस मंदिर के साथ कोई मान्यता जुड़ी है, कोई कहानी जुड़ी है, तो आप उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप लोकल टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए इस परियोजना कार्य के माध्यम से प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये परियोजना कार्य ऐसा करना है जिससे हम किसी को प्रेरित भी कर सकें, अपने लिए रोजगार के संसाधन भी जुटा सकें और दूसरों के लिए भी रोजगार के संसाधनों के बारे में जानकारी उनको दे सकें कि अगर हम इस दिशा में बढ़ेंगे तो हमें ये लाभ मिलेगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़, उसको आप खेती किसानी से भी जोड़ सकते हैं। ग्वालियर के पास जो आतरी गाँव है, वहाँ पान की खेती होती है। पान की खेती करने में क्या क्या समस्याएं हैं, उसमें कितने लाभ हैं, पान कहाँ कहाँ तक जाता है, देश विदेश तक यहाँ का पान जाता है। तो उसको पान की खेती को करने के लिए क्या क्या अपने को प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ता है,
कब पानी देना पड़ता है, कब छाया देना पड़ती है, कौन सा खाद लगाना पड़ता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इन पेजेस में लिखना है। और जो 5000 शब्द हम जो बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये 40-50 पेज में आपका काम हो जाता है। अब एक एक अक्षर गिन के हम नहीं लिखेंगे कि 4 हो गए, 8 हो गए, 20 हो गए, थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें हाथ से लिखना है। और ये हाथ से लिखने के पीछे शासन की मंशा जो है वो सिर्फ ये है कि आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से स्वयं करें। जब आप काम को करते करते लिखने की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी तो परीक्षा जब आप देंगे लिखित में, उस परीक्षा को लिखने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। वैसे भी कोविड के कारण 2 वर्षों से हमें लिखने की आदत नहीं रही है विद्यार्थियों को, विद्यार्थी लिख ही नहीं रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। मैं अगले वीडियो में 1-2 दिन में आपके साथ परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें उस पर भी चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी मुझसे कह रहे थे कि सर किस तरह पढ़ें, हमारा मन नहीं लगता है, याद भी नहीं होता है, और याद करने बैठते हैं तो ये समस्या वो समस्या, कहाँ से मैटर कलेक्शन करें, वो सब मैं चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। लेकिन आज मैं जो मुख्य चर्चा कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के संदर्भ में, वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों की ये मांग थी कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे काम करना है, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं समझता हूँ अभी तक की कहानी आपने समझी होगी। अब मैं इसके फ्रंट पेज के बारे में आपको बताता हूँ। ये फ्रंट पेज आप देखिए कि इसमें आपको क्या लगाना है। ये फ्रंट पेज आप देखें, जो प्रमाण पत्रों के बाद आपको लगाना है, सबसे पहले ये वाला फ्रंट पेज लगेगा। ये वाला देखिए आप फ्रंट पेज, इसमें ऊपर लिखा है सैंपल परियोजना शिक्षुता प्रशिक्षुता सामुदायिक जुड़ाव। अब आप अगर परियोजना पे काम कर रहे हैं तो आपको इस पेज में सबसे पहले परियोजना कार्य लिखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश कर रहे हैं तो सबसे फ्रंट लाइन में ऊपर, आप कई बार मैंने देखा है बच्चों को, क्योंकि MA 4th सेम में परियोजना कार्य हमारे यहाँ चलता है, पहले भी चलता था, आगे भी जो 4th सेम में बच्चे आएंगे MA वाले बच्चे, वो परियोजना कार्य इसी प्रकार से तैयार करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से ये उनके लिए भी लागू होता है। और 4th सेम जून में होने वाला है, तो आपको ये रिपोर्ट तैयार करके रखना चाहिए। आपको अपने मार्गदर्शक के साथ बैठ के चर्चा कर लेना चाहिए और विषय का निर्धारण कर लेना चाहिए कि किस प्रकार से करना है। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, ऊपर आप लिखेंगे परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बाद आप लिखेंगे जो भी आपका शीर्षक आपने चयन किया है। ये देखिए यहाँ शीर्षक लिखा हुआ है, परियोजना का शीर्षक क्या है ये देखिए, तो ये आपको लिखना है शीर्षक, परियोजना का शीर्षक क्या है। जैसे अभी अपन ने चर्चा की ग्वालियर के प्रमुख देवी मंदिरों का ऐतिहासिक अध्ययन, तो वो अपना यहाँ शीर्षक हो गया, हम उसकी यहाँ चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद आया है, ये लिखा है स्नातक विज्ञान कला वाणिज्य या अन्य। तो अगर आप स्नातक की परीक्षा दे रहे हैं और BA कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास में है तो स्वाभाविक है BA कर रहे हैं, अगर BSc के छात्र हैं तो वो BSc लिखेंगे और अपनी परियोजना के बारे में टॉपिक देंगे, या कॉमर्स के छात्र हैं तो वो कॉमर्स का जो भी टॉपिक उन्होंने टैली वगैरह जो भी लिया हो तो वो टॉपिक देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे, विषय के तुरंत बाद लिखेंगे इतिहास विषय में BA प्रथम वर्ष की परीक्षा हेतु प्रस्तुत परियोजना कार्य, ये इसमें लिखना पड़ेगा। इतिहास विषय में BA प्रथम वर्ष की परीक्षा हेतु प्रस्तुत परियोजना कार्य, ये आपकी लाइन हो गई। और इसके बाद आएगा सत्र में 2021-22 होगा, क्योंकि वर्तमान सत्र चल रहा है 2021-22। इसके बाद लिखा है विद्यार्थियों के नाम, कक्षा और अनुक्रमांक। अभी यदि विद्यार्थी काम कर रहे हैं तो उनका अनुक्रमांक नहीं होगा इस समय, क्योंकि अभी आपके परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए हैं, और जब तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जाते तब तक अनुक्रमांक हमें जनरेट नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमें अनुक्रमांक देती है, रोल नंबर देती है। तो इस पोजीशन में हम केवल विद्यार्थी का नाम लिखेंगे और उसकी कक्षा लिखेंगे। यदि 4 विद्यार्थी काम कर रहे हैं तो चारों का एक साथ नाम लिखेंगे, अगर 6 विद्यार्थी काम कर रहे हैं तो उन 6 का एक साथ नाम लिखेंगे और उनकी कक्षा वगैरह वो भी लिख देंगे। और आगे जब रोल नंबर मिल जाएगा तो वहाँ हम रोल नंबर भी, जब आपकी परीक्षा होगी तो रोल नंबर भी सबमिट हो जाएगा। उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं, रेगुलर छात्र हैं या जिस संस्था से आप प्राइवेट फॉर्म भर रहे हैं, ये प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए भी लागू होगा, ये ध्यान रखें। जिन विद्यार्थियों ने रेगुलर एडमिशन नहीं लिया है, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, उन पे भी ये लागू होगा। तो वो रेगुलर और प्राइवेट जो भी आपका मोड है वो आप उस महाविद्यालय के, मैं इस महाविद्यालय का नियमित छात्र हूँ या मैं इस महाविद्यालय का प्राइवेट छात्र हूँ, स्वाध्यायी छात्र, वो आपको यहाँ मोड लिखना पड़ेगा, महाविद्यालय का नाम, और उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा पर्यवेक्षक का नाम। पर्यवेक्षक माने जो गाइड है आपका, जो इस पूरे परियोजना कार्य में आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन शिक्षक का नाम, उनका पद,
किस महाविद्यालय में वह सब लिखना है इसमें। और उसके बाद आपको लिखना है जिस महाविद्यालय में आप हैं, पढ़ रहे हैं या आप परीक्षा देने वाले हैं प्राइवेट छात्र, उस महाविद्यालय का लोगो, हर महाविद्यालय का या विश्वविद्यालय का एक लोगो होता है, वो लोगो आपको यहाँ दे के उस महाविद्यालय का नाम लिखना है। साथ ही साथ उसके नीचे आप देखें, यहाँ आपको विश्वविद्यालय का नाम देना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये योजना पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो चुकी है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए। तो ये आपको ऐसे फ्रंट पेज, आपको इसको आप कंप्यूटर से टाइप राइट करा सकते हैं। इसको बड़ा सुंदर सा, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, एक बार फिर देख लें, इस प्रकार से ये जो पेज है, इस प्रकार से आप इसको टाइप करके प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा विद्यार्थी का घोषणा पत्र, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो घोषणा पत्र आपको अपना स्वयं भरना है। अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में उसको नाम लिख के और नीचे सिग्नेचर करके आपको वो देना है। और उसके ठीक बाद है पर्यवेक्षक का घोषणा पत्र। तो जो मार्गदर्शक आपके हैं वो इस पेज को भर के आपको देंगे। ये आ गया है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे संस्कार के लेटर हेड पर जो कार्य समाप्ति के बाद आपको मिला है कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र, जिसको हम फीडबैक फॉर्म भी कहते हैं। तो वो भी यहाँ हमें लगाना पड़ेगा कि कैसे किस प्रकार से इन्होंने काम किया, वो सारा इधर लगेगा। और उस संस्था की सील सिग्नेचर वगैरह भी होंगे। और उसके बाद आ जाएगा ये आभार ये वाला है। और इसको देखें आप, आभार इस प्रकार से लिखना है कि किस प्रकार से आप अपने ईश्वर जिनको आप मानते हैं आपके इष्ट हैं, या माता पिता, दोस्त, शिक्षक, लाइब्रेरियन जिनके साथ आपने काम किया, वो सारे जिन विद्यार्थियों ने काम किया है उन सबका आपने इसमें आभार देना है। और नीचे अपना स्थान, नाम और सिग्नेचर करने। और ये है अनुक्रमणिका, जिसमें हमें पूरी व्यवस्था करनी है। अध्याय प्रथम में हम क्या लिखेंगे, अध्याय द्वितीय में हम क्या लिखेंगे, अध्याय तृतीय में हम क्या लिखेंगे, और लास्ट में देना है संदर्भ ग्रंथ की सूची। ये देखिए संदर्भ ग्रंथ की सूची इस प्रकार, जैसे इसमें लिखा है, ये राइटर का नाम है, और ये बुक का नाम है, किताब का नाम है, और ये प्रकाशक का नाम है, ये कहाँ से प्रकाशित हुई है। तो इसी प्रकार यदि आप किसी अखबार को पढ़ते हैं तो अखबार का नाम, उसके संपादक का नाम, और किस डेट का है, कहाँ से प्रकाशित हो रहा है वो। और यदि आप कोई पत्रिका पढ़ रहे हैं तो उस मैगजीन के संपादक का नाम, पत्रिका का नाम, और वो कहाँ से प्रकाशित हो रही है, उस संस्थान का नाम, प्रकाशक का नाम और उसका स्थान, वो भी लिखना है। और यदि किसी बुक का सहारा ले रहे हैं तो किताब का भी नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि इंटरनेट से हमने कोई जानकारी जुटाई है तो वह भी ले सकते हैं, वह हम इसमें संदर्भ ग्रंथ के संदर्भ में सूची दे सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया परियोजना कार्य वाला कार्य पूरा। अब इसमें एक चीज जो मैंने आपको बताई थी वो शॉर्ट में आपको बताऊंगा। इसमें सर्वेक्षण करके भी विद्यार्थी काम कर सकते हैं। सर्वेक्षण में क्या है, सर्वेक्षण में लगभग ऐसे ही है लेकिन काम थोड़ा हल्का है। उसमें आपको G1, G2, G3 और G4 इन फॉर्मों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको किसी संस्थान में जाके काम नहीं करना है। तब आपको क्या करना है, आप अपनी मर्जी से किसी एक क्षेत्र को सर्वे के लिए चुन सकते हैं। कोई ऐसा स्थान जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है और आप उसको प्रकाशित कर सकते हैं। कोई गढ़ी है, कोई मंदिर है, कोई मजार है, कोई और अन्य स्थान है, कोई खेत खलियान है जिसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं कि औषधि खेती होती है यहाँ या पान की खेती होती है यहाँ, तो आप उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। तो आपने ऐसा विषय चुना, उस विषय को चुनते समय क्या क्या कठिनाई है, क्या है, ये सारी चीज़ें वही हैं जो P1, P2, P4 फॉर्म में जो लिखी हुई हैं, सारी की सारी वही फॉलो करनी है आपको। तो इसमें हमें P1 में 500 शब्द की रिपोर्ट देनी है, वही पॉइंट्स हैं, P2 में भी वही पॉइंट्स हैं, और P3 में भी वही हैं। ऐसे 500 शब्दों की जो 3 रिपोर्ट आप देंगे उसमें से आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा और फाइनल रिपोर्ट आप 5000 शब्द की देंगे। इसमें आपका कोई फीडबैक फॉर्म नहीं लगेगा इसके साथ, और ना ही कार्य समाप्ति के संदर्भ में या सहमति के संदर्भ में कोई पत्र लगेगा। लेकिन इसमें विद्यार्थी का घोषणा पत्र लगेगा जिसमें वो अपनी मौलिकता का दावा करेगा, और जो आपके निदेशक हैं उनका भी पत्र लगेगा, वो लगेगा। वैसे ही अनुक्रमणिका बनेगी, वैसे ही आभार बनेगा, वो सारी की सारी चीजें, वैसे ही फ्रंट पेज बनेगा। बस उसमें यह होगा कि परियोजना कार्य के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षण का कार्य, उसमें किया गया सर्वेक्षण कार्य, ये लिख देंगे हम। और किसी भी क्षेत्र में आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो इसमें आपको आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन इसी आधार पर करना होगा। मैं ये समझता हूं कि आपको परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट से संबंधित ये जानकारी प्राप्त हुई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कोई समस्या हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। इसका पेपर आपका होना है। बहुत से विद्यार्थियों ने मुझसे ये कहा कि यदि हम परियोजना कार्य करनी नहीं चाहें तो परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा तो आप दे सकते हैं लेकिन आप पास नहीं हो सकते। 3 पेपरों से आपको डिग्री नहीं मिलेगी, और ना ही प्रमाण पत्र मिलेगा, और ना ही डिप्लोमा मिलेगा। आपको जो परीक्षा का सेटअप है, 6 पेपर आपको देने पड़ेंगे, मेजर, माइनर, वैकल्पिक, देन आधार पाठ्यक्रम,
वोकेशनल कोर्स और परियोजना कार्य, ये आपको करना ही है, तभी आपका कार्य पूर्ण माना जाएगा, तभी आपको सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र या डिग्री की पात्रता होगी, अदरवाइज आपको नहीं होगी। आप परीक्षा दे के घर बैठ जाएंगे, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आप इस कार्य को करें, कोई कार्य कठिन नहीं है, करने से सारे काम होते हैं, नहीं करने से कुछ नहीं होता। बैठे बैठे केवल सोचना है तो हम सोचते रहें, लेकिन हम करना चाहें तो ये कार्य कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी, राहत मिलेगी और आप इस कार्य को कर पाएंगे। अगर आप मेरे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, आप मुझसे महाविद्यालय में भी मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे महाविद्यालय से नहीं है, मध्य प्रदेश में कहीं से भी हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी मदद करूं, आपको बताऊं। और आप किसी भी विषय के, चूंकि मेरा विषय इतिहास है, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो मैं इतिहास की बात ज़्यादा प्रामाणिकता के आधार पर कर सकता हूं, ज़्यादा अधिकारपूर्वक कर सकता हूं, इसलिए मैं इतिहास के उदाहरण के माध्यम से बात कर रहा हूं। आप इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको इसका लाभ मिले। क्योंकि ये कोरोना काल के तुरंत बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बच्चों को जानकारी नहीं है, बहुत से शिक्षकों को भी जानकारी नहीं है, तो वो समझ नहीं पा रहे इसमें करना क्या है। तो आप इस जानकारी को जितना हो सके अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पेजेस पर, जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, मैं सभी से ये आग्रह करूंगा, जनहित में ज़्यादा लोगों का लाभ हो, इसको आप शेयर करें, जिससे सारे बच्चे इसको देखें और पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिले। इससे पूर्व जो मैंने ये वीडियो परियोजना के संदर्भ में दिया है, इसको देखिए, ये वीडियो भी आप पूरा देखें। दोनों वीडियो आप जब देखेंगे तो आप एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और अपना काम सफलतापूर्वक कर पाएंगे। मुझे विश्वास है आप सफल होंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे इतिहास विमर्श पिछले 6 महीने से बड़ी तेजी के साथ आप सभी लोगों के कारण पॉपुलर हुआ है और ये आगे तरक्की करता जा रहा है, वो सब आपके कारण है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं केवल जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन ये जानकारी आप तक पहुँच रही है, आप इसका लाभ उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी मेहनत सफल हो रही है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आपकी कुछ मदद कर पा रहा हूँ। तो अगर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर जाइए और ऑल के ऑप्शन पर जाइए, जिससे वो सारे नोटिफिकेशंस जो मैं इतिहास विमर्श पर समय समय पर लाता हूँ, चाहे वो टूरिज्म से रिलेटेड हो, पर्यटन से संबंधित हो, या वो NSS से संबंधित हो, या इस प्रकार की शैक्षिक चर्चाएं हों, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले मिलें। और एक जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि इसमें इतिहास विमर्श में मैं लगातार जो शासन की योजनाएं उनको भी लाता हूं, उनके बारे में जानकारी देता हूं सूचना के रूप में। आप इसके कम्युनिटी पर जाकर इतिहास विमर्श में आप उन सूचनाओं का अध्ययन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी परियोजना कार्य करने में। आपने ये वीडियो देखा, समय निकाला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।